मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश शुक्ला और आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं जिसमें आपसे बात होगी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। आप जानते हैं कि हमारे देश की में जो है हर वर्ष राष्ट्रपति अपना भाषण करते हैं जब सदन प्रारंभ होना होता है। ये पूरी बात हम करेंगे इस आर्टिकल में, और ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा इसमें संशोधन, जो संविधान के प्रावधान है उसमें संशोधन क्या है उन सब का जिक्र किया है, और बहुत ही बेहतरीन पूरा इतिहास और उससे जुड़ी हुई जो सारी जानकारियाँ उसको जोड़ करके मैं आपको समझाऊंगा। पूरा जो है इसमें इससे संबंधित कुछ विवाद भी है उसको मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ इसमें आप यह भी समझेंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है, मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। वो जानकारी ये है कि अगर आप फ्री में हमारी मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट विजिट करना होगा, द न्यूज ocean.in। ठीक है, ये पूरा स्क्रीन पर मैं लिखना मुश्किल हो रहा है, आप टाइप कर लेंगे द न्यूज ocean.in, एक साथ आपको टाइप करना है और वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास की बात करते हैं। जैसा कि अगर आपने पॉलिटी में कुछ भी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हमारे देश में क्या है, संसदीय प्रणाली है हमारे देश में। ठीक है, यानी कि एक संसद है और उस संसद का पार्ट कौन कौन है, आपका एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, और तीसरा कौन है, राष्ट्रपति महोदय, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हैं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 79 जो भाग 5 का एक अनुच्छेद है वो कहता है कि राष्ट्रपति जो है किसका पार्ट है, हमारे संसद का एक पार्ट है। और राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि सरकार की नीतियों का विवरण इसमें दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में प्रारूप इसका जो है वो सरकार बनाती है। अभिभाषण का जो प्रारूप होता है वो हमेशा गवर्नमेंट बनाती है, और अगर प्रारूप गवर्नमेंट बनाती है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही होती है। अगर उस अभिभाषण में कुछ गलत है, कुछ समस्याएं हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, राष्ट्रपति की नहीं होती है, क्योंकि उसकी विवरण को वही बनाता है। ठीक है, इसमें पूरे वर्ष की उपलब्धि होती है, सरकार के पूरे वर्ष की इसमें उपलब्धि को रखा जाता है, और आगामी सत्र में जो कार्य होंगे सदन में उसका भी एक ब्लूप्रिंट होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। ठीक है, ये हैं आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महोदय। एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख करके बताइए। चलिए अब बात करते हैं इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। ये अनुच्छेद जुड़े हुए हैं आपके संविधान से, और आपके संविधान से जुड़े हुए हैं तो ये आप जुड़े हुए हैं आपकी परीक्षाओं से, आपके भाग्य से, आपके डेस्टिनी से। ठीक है, तो इससे सवाल आते हैं। आर्टिकल 79 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत के संसद का पार्ट होगा, यानी कि जो संसद के 2 सदन हैं उसके अलावा राष्ट्रपति भी उसका एक पार्ट होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई बिल लाया जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा में, और वो जब वहाँ से पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं उसके बाद में ही वह बिल अधिनियम बनता है। तो इसलिए राष्ट्रपति क्या है, संसद का पार्ट होता है, और कार्यपालिका का प्रमुख वो होता ही होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 87 की और आर्टिकल 86 की। ये दोनों एक साथ हैं और दोनों में अभिभाषण का जिक्र है। ठीक है, लेकिन दोनों में अभिभाषण को अलग अलग तरीके से व्याख्यांकित किया गया है और दोनों में अलग अलग प्रकार की बातें हैं। चलिए आपको एक एक करके समझाता हूँ। 86 की बात पहले करता हूँ।
अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के लोग बैठेंगे, उस संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे या किसी पर्टिकुलर एक सदन को संबोधित करेंगे, जैसे कि राज्यसभा। ठीक है, तो ऐसे जो अगर इस प्रकार से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं तो वो प्रावधान है आपके अनुच्छेद 86 में। लेकिन आज तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति ने कभी भी अभिभाषण दिया हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट यूज्ड टिल नाउ, यानी कि अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 87 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं किसके? आर्टिकल 87 के तहत देते हैं। और इसका प्रावधान क्या है कि लोकसभा में ही राज्यसभा के मेंबर भी आते हैं और वहीं पर बैठते हैं और राष्ट्रपति वहां पर अभिभाषण देते हैं। पूरा ब्यौरा सरकार का क्या होता है वो पूरा वहां पर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति से पहले पूरा सदन आ जाता है, प्रधानमंत्री, मंत्री और दोनों सदनों के सभापति, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति या उपराष्ट्रपति भारत के, वो सब पहले पहुँच जाते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय आते हैं और वो किसी एक भाषा में, ठीक है, या हिंदी या अंग्रेजी में अभिभाषण को पढ़ते हैं और उसके बाद में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उसे फिर उसका रूपांतरित पाठ पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, अब अभिभाषण को लेकर के एक संशोधन भी हुआ और ये हुआ 1951 में, यानी कि जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है ज़रूरत इसकी महसूस की गई, ठीक है, कि इसमें बदलाव किया जाए। बदलाव क्या करना था इसमें? बदलाव ये था कि चूँकि बात जो 87 है आपका अनुच्छेद, वो कहता है कि राष्ट्रपति हर वर्ष के हर सदन के प्रारंभ में, यानी कि जब सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अभिभाषण करना है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ेंगे कि एक वर्ष में अमूमन 3 सत्र हो जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और कई बार एक तीसरा सत्र भी हो जाता है। ठीक है, तो और आपने एक चीज़ और पढ़ा है कि 6 महीने का अंतर 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए, तो 2 सत्र तो अनिवार्य रूप से होना ही होना है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो आपका 87 है ये कहता है कि ये हर सदन के प्रारंभ में, यानी कि जब सदन शुरू हो रहा हो तो अभिभाषण होना चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर एक साल में 3 बार सदन बैठती, जैसे कि 1950 में हुआ कि एक साल में 3 बार सदन बैठी और राष्ट्रपति सरकार के मुद्दों को लेकर के 3 बार सदन में जाते हैं, तो बात का रिपीटिशन और फिर उस पर चर्चा सदन में ये समय की बर्बादी में लग रही थी। इसलिए 1951 में एक संशोधन कर दिया गया और संशोधन के बाद में ये बात कही गई कि अब आगे से केवल साल में एक बार जो पहला सत्र होगा उसको राष्ट्रपति अभिभाषण करेंगे, यानी कि संबोधित करेंगे। और जब नई लोकसभा का गठन होगा, यानी कि नई लोकसभा चुन करके जब आएगी तो उसको भी राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे और उस पर अपना जो है बात रखेंगे, सदन को संबोधित करेंगे। तो आप इसको एकदम क्लियर याद कर लीजिए। हो सकता है यूपीएससी आपको घुमाने के लिए सवाल इससे पूछे कि जब साल का जो पहला सदन का सत्र होगा उसको संबोधित करेंगे या जब नई लोकसभा का गठन होगा तो उसको अभिभाषण के द्वारा संबोधित करेंगे। ये बदलाव 1951 में एक संशोधन के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका पार्लियामेंट है जो दिख रहा है। हालांकि इस पार्लियामेंट के आगे ही न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने वाली है, इस पर भी हमने क्लास किया है और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है, तो शुरुआत में ही लिखा हुआ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान का, यानी कि मूल संविधान का पार्ट नहीं है, इसको संविधान में नहीं रखा गया। धन्यवाद प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी चर्चा हमारे संसदीय व्यवस्था में है और हमारे संसदीय प्रक्रिया में है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब राष्ट्रपति सदन को संबोधित कर रहा होता है
तो जब वो संबोधित करके चले जाते हैं तो जो उसका ड्राफ्ट है वो दोनों सदन में रखा जाता है। उपसभापति उसको राज्यसभा पर रखवाता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में रखवाता है, और उसके बाद में उस पर चर्चा होती है और एक तरीके से थैंक यू बोला जाता है कि राष्ट्र के प्रमुख आए और उन्होंने हमें संबोधित किया, साल भर के क्रियाकलाप के बारे में हमें बताया। और उसके बाद में उसके आगे क्या होता है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि इसका इतिहास क्या है। धन्यवाद प्रस्ताव जो थैंक्स मोशन है उसका इतिहास क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 लिखा हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1919 लिखा हुआ है। ये कब आया था? जब मॉन्टेग्यू या इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ये 1919 में आता है और इसके द्वारा जो है एक केंद्रीय संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है और वहीं से ही धन्यवाद प्रस्ताव को शुरू कर दिया जाता है एक संसदीय प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, 1921 से ये प्रारंभ होता है एक संसदीय प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, तो ये है धन्यवाद प्रस्ताव का एक इतिहास। ठीक है, अब धन्यवाद प्रस्ताव में होता क्या है कि दोनों सदन में चर्चा होती है। इसमें व्यवस्था ये है कि रूलिंग पार्टी का कोई सीनियर मेंबर एक प्रस्ताव रखता है सदन में और उसके बाद में उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में नियम ये है कि वोटिंग होती है और उसे पास कर दिया जाता है, अपनी मंजूरी सदन की दे दी जाती है और फिर लोकसभा का जो स्पीकर है वो राष्ट्रपति को जानकारी देता है और दोनों सदनों की मंजूरी का जो एक प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को भेज देता है। तो ये है आपका धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, 1996 में जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पहली सरकार बनी थी, उस वक्त क्या हुआ था कि उनकी 13 दिन में सरकार गिर गई थी, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि क्या धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है और इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। 1980 में पहली बार धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन किया गया। 1989 में एक्चुअली में धन्यवाद प्रस्ताव में होता क्या है कि जो राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहे होते हैं वो पूरे अपने जो सरकार उस वक्त रूल कर रही होती है वो अपने कामकाज को बताती है, अपनी तारीफ करती है, यानी कि ग्लोरीफाई करती है अपने सरकार को। ठीक है ना, तो होता क्या कि जो विपक्ष है उसको बड़ी दिक्कत होती है, वो उसको ऐसा लगता है कि सदन के पटल पर जो है सरकार इस तरीके से आई है और अपने इस सदन के पटल का इस्तेमाल कर रही है जनता को बताने के लिए, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारा भी इसमें कुछ जाए, तो वो संशोधन की मांग करते हैं। 1989 में इसीलिए इसमें राम मंदिर आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई थी, एक संशोधन की मांग किया गया था, संशोधन किया भी गया था। हाल ही में 2015 की स्थिति ये है, जब आपके प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो उस वक्त सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की मांग की। इन्होंने कहा कि कालाधन और भ्रष्टाचार को राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वो चाह रहे थे कि इसको सम्मिलित किया जाए। तो हुआ क्या कि सदन में जब इसकी बात उठी तो जो सरकार के लोग थे, सरकार के पक्ष वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप वापस ले लीजिए, लेकिन सीताराम येचुरी अड़े रहे, क्योंकि विपक्षियों का काम होता है विरोध करना, लोकतंत्र में यही तो होता ही है। हालांकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान ये होती है कि विपक्ष को विरोधी नहीं होना चाहिए, केवल तार्किक बहस करनी चाहिए। हालांकि वो तो राम राज्य की बात है, कल्पना की बात है। ठीक है, सीताराम येचुरी नहीं माने और उसके बाद में संशोधन लाया गया। संशोधन लाया गया तो उस पर वोटिंग हुई और सीताराम येचुरी के पक्ष में वोटिंग गया और संशोधन के साथ में धन्यवाद प्रस्ताव को पास किया गया 2015 में। एक चीज़ और धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के है कि इसमें जब कोई संशोधन लाया जाएगा तो सदन का जो सभापति होगा उसकी मंजूरी के बिना प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर 2016 में गुलाम नबी आज़ाद भी एक संशोधन प्रस्ताव लाते हैं। वो संशोधन था राजस्थान और हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हैं उसमें कुछ जातिगत और उसमें जातिगत नहीं, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के उनका कोई सवाल था और वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसको ऐड करवाना चाह रहे थे या उसमें कोई संशोधन चाह रहे थे। एग्जैक्टली क्या है ये मुझे याद नहीं है लेकिन उसी से संबंधित बात थी। तो इस पर भी जो है गुलाम नबी आज़ाद के पक्ष में वोटिंग हुई और संशोधन के साथ ये पास हुआ था। ठीक है ना,
तो ये है आपका धन्यवाद प्रस्ताव और उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये कैसा लगा क्लास आपको, और ओनली यूपीएससी की जो ये शुरुआत है आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, बात करेंगे किसी अन्य मुद्दे की। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव। अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।